नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे के दिल के अंदर लड्डू फूट रहे होंगे क्योंकि उनको लग रहा होगा कि उनका सपना बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से कुछ इंच भर ही दूर है, लेकिन ये दूरी कभी कभी राजनीति में मीलों बन जाती है और लास्ट मोमेंट में बवाल मच जाता है। लेकिन मीडिया की रिपोर्ट्स अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि डील फाइनल हो चुका है, बातचीत हो चुकी है। कुछ चैनल वाले तो मंत्रालय का भी बंटवारा कर रहे हैं और कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, कौन राजस्व मंत्री होगा, कौन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होगा, ये सारी चीज़ें जो है अब आ रही हैं। तो खैर, डेमोक्रेसी का ये पर्व है। सरकार, इलेक्शन, जब भी इस तरह की गतिविधियां होती है तो मीडिया को कुछ काम मिल जाता है। लेकिन आज क्या हुआ, इसे समझना जरूरी है। डील फाइनल हुआ? नहीं, अभी तक डील फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि जो बातचीत हुई है, जो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के लीडर्स ने मीडिया को जो बयान दिया है, उस पर गौर करने वाली बात है। उन्होंने दो बातें कही कि दिल्ली में आज मुलाकातें हुई, बातचीत हुई, बैठकें हो गई और बैठक सकारात्मक हुई है और वो कल वापस मुंबई में बैठेंगे। किसके साथ? कांग्रेस पार्टी और यूपी के साथ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका गठबंधन महाराष्ट्र में हुआ था, उनसे वो चर्चा करेंगे। अभी तो चर्चा सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस के बीच हुई है, शिवसेना भी पिक्चर में नहीं है। शिवसेना के लिए स्थिति 2 दिन पहले वाली ही है। इन चीजों को मार्क कीजिए। आज भी ये खबरें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई भी कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ लीडर या नेशनल स्पोक्स पर्सन आधिकारिक रूप से अब तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो शिवसेना को समर्थन देने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो शोरगुल चल रहा है, मीडिया में जो बवाल मचा हुआ है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिसको कह सकते हैं पॉइंट, जिस पे नजर रखने की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। क्या उनका कोई आधिकारिक बयान आया है या नहीं आया है? अभी तक नहीं आया है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि क्या वो समर्थन नहीं देंगे या बातचीत होगी? इस पे मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि शिवसेना ने अब मन बना लिया है कि जो भी शर्तें हों, शर्तें चाहे कुछ भी हों, वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है और वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने के लिए वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी किन शर्तों पे शिवसेना के साथ सरकार बनाएंगी। 2-3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी जो शिवसेना और एनसीपी के साथ निगोशिएशन चल रहे हैं, वो चल रहे हैं मंत्रालय को लेकर के। आपको याद होगा, जब पिछली बार बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने का मौका आया था शिवसेना का, जब देवेंद्र फडणवीस नए मुख्यमंत्री बनने वाले थे, तो शिवसेना और बीजेपी के बीच काफी दिनों तक ये बवाल मचता रहा था कि शिवसेना चाहती थी कि वो मलाईदार जो मंत्रालय है, जैसे कि वित्त, जैसे कि पीडब्ल्यूडी, जैसे कि अर्बन डेवलपमेंट, बहुत सारी इस तरह के मिनिस्ट्रीज हैं जिसको कहा जाता है पॉलिटिकल सर्कल में कि मलाईदार मंत्रालय, उस पर शिवसेना झपट्टा मार रही थी, लेकिन वो नहीं दिया गया। इस बार भी यही बात हुई थी कि जो ये 50-50 का बहाना तो बाद में आया, लेकिन दरअसल पर्दे के पीछे की कहानी यही थी कि बीजेपी ने ये साफ मना कर दिया था कि शिवसेना को वो कोई भी इस तरह के मंत्रालय नहीं देंगे जहां पे पैसा का ज़्यादा लेन देन होता है। और यही वजह है कि ये शिवसेना ने अपना एक अलग पैतरा शुरू किया। वो एक ऐसे गेम में चले गए कि जिसकी वजह से धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि फिर यू टर्न लेने का कोई रास्ता भी नहीं बचा और यह गठबंधन टूट गया। अब सवाल यह है कि शिवसेना की सरकार तो बन जाएगी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं और वो बन भी जाएंगे, लेकिन वो मंत्रालय
जिसके पीछे शिवसेना ने अपना सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, क्या वो शिवसेना को मिलने वाला है? ये खुलासा जब मंत्री परिषद की घोषणा होगी तभी पता चलेगा, क्योंकि दिल्ली में जो पॉलिटिकल सर्कल से जो खबरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी वो मुख्यमंत्री बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनके पास कुछ अच्छे, वही मलाईदार मंत्रालय उनके पास मिले, तब वो देने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त वही है कि शिवसेना को एक सेकुलर पार्टी बनकर उभरना होगा, अपना जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको त्यागना होगा। और यही वजह है कि 3-4 दिन पहले ये खबर आई थी कि शिवसेना ये चाहती थी कि इस अलायंस का नाम महाशिव अलायंस हो, जिसमें शिव का नाम होना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इस तरह के नाम हम नहीं रख सकते हैं, हम सेकुलर पार्टी हैं, शिव का नाम रखने से हमें दूसरे राज्यों में नुकसान हो जाएगा, हमारे जो वोटर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम महाराष्ट्र विकास अलायंस जो है रखा गया है। इसको इंग्लिश में कुछ लोग ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव अलायंस, ये नाम इसका रखा जा रहा है, ये बताया जा रहा है। लेकिन घूम फिर करके जो बातें जो आ रही हैं वो यही कि शिवसेना के अंदर अभी भी सब कुछ सही नहीं है। शिव सैनिक बहुत सारे नाराज चल रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह के अलायंस किए जाए जिससे ऐसा लगे कि हमने बाला साहब ठाकरे के बताए सारे रास्ते, उनके सारी जो विचारधारा थी, उनके जो सारे आदर्श थे, उस पे हम रौंद कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं। ये एक दुविधा है, ये एक विरोधाभास है जिसको शिवसेना चाहे वो सरकार बना ले अथवा ना बनाए, ये विरोधाभास अब शिवसेना के साथ खास करके उद्धव ठाकरे के पीछे अब जब तक वो राजनीति में रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। राजनीति में कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसको भुलाया नहीं जा सकता। जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, कितने साल बीत गए, कांग्रेस पार्टी को आज भी उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। वो अपना चेहरा जो है वो दिखा नहीं पाते हैं जब भी इमरजेंसी की बात होती है। तो ये वैसा ही एक डिसीजन है शिवसेना के लिए जिसको लेकर उन्हें आने वाले कई सालों तक उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा, और बीजेपी क्यों शांत है, क्यों चाहती है बीजेपी कि ये एक्सपेरिमेंट हो जाने दो, क्योंकि इसमें बीजेपी का चारों तरफ से फायदा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 3 टांगों वाली कुर्सी जो है वो ज्यादा दिन तक अस्थायी रूप से चल नहीं सकती। चल क्यों नहीं सकती? क्योंकि बहुत सारे अभी मुद्दे सामने आने वाले हैं जिसमें उद्धव ठाकरे को यह समझ भी नहीं आएगा कि वो क्या करें। अपनी सत्ता बचाएं, सोनिया गांधी के आदेशों को माने, शरद पवार के बताए गए रास्ते पर चले, या फिर सिर्फ सैनिकों के दिल की बात कहें। जैसे अभी संसद में बवाल मचा हुआ है एनआरसी को लेकर के। एनआरसी क्या है? तो एनआरसी वो है कि जिसमें हम देश भर से जो बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस चुके हैं, जो रोहिंग्या आ चुके हैं, उनको बाहर निकालने का एक तरीका है। अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से असम में इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया है, उस तरीके से महाराष्ट्र में भी। और महाराष्ट्र में किस लिए? कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि बम्बई में एक बवाल मचा था जिसमें बहुत सारे बांग्लादेशी मुसलमानों ने पूरा तांडव किया था, मीडिया की कई गाड़ियां जला दी गई थी इस रोहिंग्या के मसले के ऊपर। और इसीलिए महाराष्ट्र में या पूना हो या बंबई हो या कोई भी शहर हो, हर जगह इस तरह की समस्याएं हैं। इवन दिल्ली में आप देखें, नोएडा में आप देख लें, तो ये एक ऐसा मसला होगा जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना पोजीशन क्लियर करना होगा। और एनआरसी का मसला जब आएगा, आप देखिए किस तरीके से सोनिया गांधी एक इमरजेंसी मीटिंग करके एनआरसी का विरोध कर रही है, ममता बनर्जी अलग विरोध कर रही हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। दूसरा, एक सिटीजन्स बिल लाया जा रहा है। वो बिल किस लिए है? वो बिल, उससे आप कह सकते हैं कि टोटली एक कांग्रेस और वामपंथियों के लैंग्वेज में एक हिंदूवादी कानून है। ये कानून क्या है?
जो सरकार लेकर के आ रही है बीजेपी सरकार, वो ये है कि वो जितने भी हिंदू, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हो, चाहे वो बांग्लादेश में रहते हो, चाहे वो अफगानिस्तान में रहते हो, अगर उनको हिंदू होने की वजह से या सिख होने की वजह से या बौद्ध होने की वजह से उनके साथ उसको प्रताड़ित किया जाता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, तो उनको हिंदुस्तान में नागरिकता दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल, ममता बनर्जी, ये जितनी सेक्युलर जमातें हैं, ये सब इसके विरोध में खड़ी हो जाएंगी। बहुत बवाल मचने वाला है। उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? ये मुद्दे जब आएंगे तो उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? वो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के बताए रास्ते पे चलेंगे या फिर शिव सैनिकों और बाला साहब ठाकरे के बयानों और उनके आदर्शों के ऊपर चलेंगे? ये विरोधाभास शिवसेना को लेकर के जीना होगा अगर ये गठबंधन होता है तो। एक और महत्वपूर्ण बात जो अभी होने वाला है वो राम मंदिर देखिए, पहला आपने देख लिया, इसका एक जलवा जो है उद्धव ठाकरे दिखा चुके हैं। 24 तारीख को उन्हें अयोध्या जाना था, हर बार वो जाते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? इसलिए मना कर दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये रिक्वेस्ट था, कांग्रेस पार्टी का ये आदेश था कि आप इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। तो शिव सैनिक क्या करेंगे? जब भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा तो शिव सैनिक क्या अपना भगवा झंडा लेकर के उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें सरकार बचा के रखना है? ये एक विरोधाभास फिर सामने आएगा। एक और बात हुई है, सावरकर को दिया जा रहा है भारत रत्न का अवार्ड, तो क्या शिवसेना कांग्रेस पार्टी की तरह सावरकर के विरोध में खड़ी होगी? क्या इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुछ और भाषा बोलेंगे, चीफ मिनिस्टर कुछ और भाषा बोलेगा, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ और भाषण देगा? गठबंधन में आधे लोग सावरकर को कायर कहेंगे, शिव सैनिक क्या करेंगे? कब तक ये जिल्लत, कब तक ये बेइज्जती को सहेंगे? कई सवाल हैं, कई विरोधाभास हैं जिसको पाटना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सवाल यह है कि शिवसेना अपने इन कंट्राडिक्शंस के साथ सरकार कब तक और कैसे चलाएगी? उद्धव ठाकरे को जो ताज मिलने वाला है उसमें फूल कम है, कांटे ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत ऐसे सवाल अभी आने वाले हैं जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो ममता हो, उनको अपना आइडियोलॉजिकल पोजीशंस बिल्कुल ही क्लियर करना पड़ेगा। और ये ज़माना सोशल मीडिया का है, वो ज़माना नहीं रहा जिस समय आप कुछ टीवी चैनल्स होते थे, कुछ अखबार होते थे और पब्लिक मूड को बाकायदा वो मैनेज कर लिया जाता था। अब तो हर व्यक्ति बोलता है और हर व्यक्ति की राय बिल्कुल किसी एडिटर की राय से कम होती नहीं है। तो ये वक्त भी बदला है और समय भी बदला है और शिवसेना का चाल चरित्र और चेहरा भी शायद अब लगता है बदल गया है। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिएगा क्योंकि इसके ज़रिए आप तक हमारे वीडियोस लगातार पहुंचते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। धन्यवाद।